अब यहाँ पे देखना था हम लोग, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो रूल होता है यहाँ पे है, उसमें बोलते हैं स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल, स्टेरिक नंबर रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या रहता है यहाँ पे कि किसी भी एटम या किसी भी मोलिकुल से आयन में जो सेंट्रल एटम होगा उसके अबाउट वहाँ पे स्टेरिक नंबर देखते हैं वहाँ पे। स्टेरिक नंबर इक्वल टू, स्टेरिक नंबर इक्वल टू number of atoms bonded to, number of atoms, number of atoms bonded to central atom, central atom plus number of localized lone pair, localized lone pair। अब यहाँ पे हम लोग लोन पेयर की बात करते हैं, वैसे यहाँ पे जितना भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे वो कैसा रहेगा, फिक्स लोन पेयर ही रहेगा, लोकलाइज। बट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे क्या रहता है, लोकलाइज लोन पेयर और डीलोकलाइज लोन पेयर। यहाँ पे जब हम लोग काउंट करते हैं स्टेरिक नंबर में, वो कौन सा लोन पेयर आता है, लोकलाइज लोन पेयर। दैट मीन जो डीलोकलाइज नहीं हो। ये रेजोनेंस का भी कंसेप्ट मिस कर दिया जाता है, तो वहाँ पे फिर हम लोग डीलोकलाइज और लोकलाइज देखना है। यहाँ पर जो हम लोग काउंट करते हैं इसमें, वो कौन सा रहता है, लोकलाइज लोन पेयर वाला। अब यहाँ पर स्टेरिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा हो, स्टेरिक नंबर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं, एस एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्टेरिक नंबर को। अब स्टेरिक नंबर किसी भी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम का जो आ रहा है, वो क्या स्टेरिक नंबर अगर 2 आ रहा है, तो स्टेरिक नंबर 2 आने का मीनिंग क्या रहेगा, वहाँ पे उसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या आ जाएगा वहाँ पे, sp। अपने कि जब sp रहता है यहाँ पे, तो इसमें ऑर्बिटल्स कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, s, एक s तो रहेगा ही। अब p में कोई भी p रह सकता है यहाँ पे, s प्लस, इस टाइप लिख लोगे, s प्लस, px, py और pz। sp में एक तो s रहेगा और ऑब्लिक हम लोग क्या, इस तीनों में से कोई एक रहेगा यहाँ पे। अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो इसका जो ज्योमेट्री होता है यहाँ पे, इसका जो ज्योमेट्री है इस केस में यहाँ पे है, तो बेसिकली यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप में है। वैसे यहाँ पे ज्योमेट्री भी रहता है और शेप, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर शेप वर्ड यूज किया जा रहा है वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे जो रहेगा, जो वेस्टर थ्योरी में पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। और ज्योमेट्री आ रहा है तो नॉर्मली जो रहेगा वहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों का अरेंजमेंट के बेसिस में ज्योमेट्री बता पाते हैं। एसपी अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, दैट मीन स्टेरिक नंबर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा उसका, एसपी। और ये क्या बन जाता है फिर, लीनियर। ज्योमेट्री इसका क्या आ जाएगा, लीनियर। देखेंगे एग्जांपल में हम लोग डिटेल में, बस अभी ये टेबल ड्रॉ कर लेना था। अगर स्टेरिक नंबर 3 हो, तो स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या रहता है, sp2। अब sp2 आ रहा है इसमें, तो ऑर्बिटल कौन कौन सा इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे है, एक s और 2p। कौन सा 2p रहता है, तो कोई भी 2p रहेगा यहाँ पे, px py ले लो, या फिर px py, या फिर py pz। कोई भी दो, तीन में से कोई भी दो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इस केस में, px pz। और इसका जो ज्योमेट्री है यहाँ पे है, इसको इधर करके यहाँ पे लिख देता हूँ, इस टाइप से है। इसका जो ज्योमेट्री रहेगा इस केस में, sp वाले का क्या रहा था, लीनियर। sp2 अगर आ गया कहीं पे, इसका ज्योमेट्री क्या आ जाएगा इस केस में, ट्राइगोनल प्लेनर। सही है, ये क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। स्टेरिक नंबर अगर 4 आ जाता है, स्टेरिक नंबर 4 का मीनिंग क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका, sp3। अब sp3 में एक तो s रहेगा, px py pz। इसमें तो 4 है, 3p है, तो तीनों p इन्वॉल्व हो जाता है, px py pz। और इसका जो ज्योमेट्री आ जाता है वो क्या रहेगा फिर यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। जब sp3 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी रहा था कि स्टेरिक नंबर 4 में
एक पॉसिबिलिटी और भी है जो आगे भी पढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। स्टेरिक नंबर अगर 4 आ जाते, यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर 4 आया तो sp3 रहेगा। बट अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो dsp2 भी हो सकता है। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिकली पार्ट आता है। अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो क्या हो जाए वहाँ पे dsp2। और जब dsp2 हो जाता है यहाँ पे है, यहाँ पे जो एक पॉइंट याद रखना था कि इसमें जो डी यूज करते हैं वो डी कौन सा रहता है यहाँ पे, कुछ याद हो तो बताओ। इसमें dsp2 में डी कौन सा रहता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो डी डी ऑर्बिटल, जेड। नहीं dz स्क्वायर तो नहीं रहता यहाँ पे, देखोगे यहाँ डी पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है बिल्कुल। ये क्या रहता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फिक्स रहता है, वो आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में एस। और यहाँ पे जो P2 भी है वो क्या रहता है इसमें px और ये py, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एस px py। और इसका ज्योमेट्री क्या आ जाता है dsp2 का स्क्वायर प्लेनर, ये क्या रहता है स्क्वायर प्लेनर। और एक ही प्लेन में रहे इसलिए ये एक्स वाई ये भी ले रहे हैं और यहाँ पर भी ये एक्स वाई रहता है इसके इसमें, दैट मीन्स ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर सकता है स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये तो अलग से देखना था। यहाँ पे अगर एक नंबर 4 आ रहा है बॉन्डिंग में, हम लोग क्या बताएंगे sp3 और ये टेट्राहेड्रल और ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ये सब आ रहा है यहाँ पे। स्टेरिक नंबर अगर 5 आ जाए इस केस में, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 5 का मीनिंग क्या रहेगा, वो आ जाएगा फिर यहाँ पे sp3d। वो क्या आ जाएगा इस केस में sp3d। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है वो कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? एक तो s है, 3p है, दैट मीन्स तीनों p रहेगा यहाँ पे, एक pz। और इसमें d कौन सा रहता है? यहाँ पे जो d है ये dz स्क्वायर होता है, ये याद रखना था यहाँ पे। sp3 में जो d होता है वो क्या रहता है dz स्क्वायर। ये स्पेसिफिक है यहाँ पे। एक पॉइंट ये भी देखेंगे अभी हम लोग, तो जब ये sp3d आ गया यहाँ पे स्टेट नंबर 5 में, इसमें dz स्क्वायर d जो रहता है यहाँ पे, और इसका जो शेप रहता है वो क्या, ये ज्योमेट्री जो रहेगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या आ जाएगा इस केस में ट्राइगोनल बायपिरामिडल। स्टेरिक नंबर 6 है, एग्जाम्पल में देखेंगे, बस एक ये टेबल ड्रॉ करना था पहले। ये क्या आ जाएगा sp3d2। अब sp3d2 अगर आ रहा कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, s px py pz, 3p ये तो रहेगा ही। इसके अलावे जो रहता है यहाँ पे ये क्या होगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और यहाँ का जो शेप ये ज्योमेट्री आ जाएगा, तो ज्योमेट्री क्या रहेगा इसका ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या रहेगा इसका ऑक्टाहेड्रल। तो जो हम लोग वेस्पर थ्योरी में जो स्टार्टिंग केस पढ़े थे कि अगर बॉन्ड पेयर ये वहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ज्योमेट्री आ पा रहा है इस केस में। और लास्ट वन स्टेरिक नंबर अगर 7 आ जाए, तो स्टेरिक नंबर 7 के केस में क्या रहता है sp3d3। और sp3d3 में जो रहेगा यहाँ पे ऑर्बिटल्स जो रहता है s px py pz dxy dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा इस केस में यहाँ पे पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ये पेंटागोनल बायपिरामिडल आ जाएगा इस केस में यहाँ पे। यहाँ पे बस ये 7 स्टेक नंबर तक देखना था। यहाँ पे स्टेक नंबर 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 sp2, स्टेक नंबर 4 sp3, 4 अगर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग sp3 बताएंगे, 5 आ गया sp3d, 6 sp3d2 और 7 में sp3d3। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि dsp2 में ऑर्बिटल्स कौन सा होता है, ये d कौन सा रहता है, ये d स्क्वायर वाई स्क्वायर। sp3d में ये क्या रहता है dz स्क्वायर। और बाकी ये भी याद रखो यहाँ पे, ये फिक्स है कि यही ऑर्बिटल्स रहेगा यहाँ पे। अब एक पॉइंट देखोगे भी, हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले अगर एक यहाँ पे देखोगे
कि जो sp3d आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, फिर एग्जाम्पल में वो देखेंगे फिर यहाँ पे। तो नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। फिर अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको हम लोग डिटेल में समझें इस केस में। अब यहाँ पे स्टेक नंबर क्या आ रहा था, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, या इसको इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, जो भी देखना चाहो अराउंड सेंट्रल एटम। जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही फिर वहां पे एटम भी रह पाएगा, प्लस नंबर ऑफ लोकल आई लोन पेयर, दोनों तरीके से चेक कर पाओगे वहां पे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोकल आई लोन पेयर। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, फिर से एक देख लेते हैं यहाँ पे। एक CH4 था, तो CH4 जो आ रहा है यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो वो तो बहुत आसान सा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, CH, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4, 4 में से क्या होगा, चारों का चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाता है। दैट मीन्स कोई भी लोन पेयर नहीं बचा यहाँ पे, और कोई भी लोन पेयर नहीं रहा इस केस में यहाँ पे। दैट मीन्स सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना था, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है। दैट मीन्स स्टेक नंबर क्या आ जाएगा इसका 4, और स्टेक नंबर 4 दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इस कार्बन का क्या आ जाएगा sp3। अब देखने की sp3 आता कैसे यहाँ पे है, एक एग्जांपल मैं इसको डिटेल में बताऊं यहाँ पे। किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सेंट्रल एटम, वो कौन सा है, कार्बन। और कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो कार्बन का कन्फिग्रेशन का जैसे लिखोगे यहाँ पे 1s2 2s2 2p2, यहाँ पे 2s रहा था इस केस में, और ये 2p, ये ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन इस टाइप का रहा था इसका। अब क्या होगा यहाँ पे, जो एक्साइटेड स्टेट में जैसे जाता है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में, यहाँ पे अब एक s में ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 3 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो पाता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है वो ओवरऑल क्या रहेगा, यहाँ पे एक s 2s और ये 2p, ये इंटरमिक्स होकर के क्या बन जाएगा, s, एक s और 3p, दैट मीन्स sp3। कितना sp3 बनेगा ये, सोच के बताओ। इसमें sp3 तो बना ही रहे हैं यहाँ पे, कितना sp3 बनेगा ये, 4। सही है बिल्कुल, ये क्या रहता है 4sp3। मैंने पिछले लेक्चर में एक पॉइंट लिखाया था कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है उतना ही न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन पाता है, वहां पे जनरेट हो पाता है। यहाँ पे एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मीन्स sp3 तो बनेगा ही। कितना sp3 बनेगा, 4sp3। और ये जो 4sp3 रहता है, इसमें और डिटेल में अगर वेट करो यहाँ पे C, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। ये जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे है। और H जो है, H तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, और H में क्या रहता है 1s1, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, ये s ऑर्बिटल दिखा देते हैं। और 4sp3 जो बन रहा है, मैं पहले अगर इसको दिखा दो यहाँ पे 4sp3, और ये भी sp3। ने पिछले लेक्चर में बताया था कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को एक लार्जर लोब और एक स्मॉलर लोब से दिखाते हैं, या फिर इस स्मॉलर लोब को इसी के इनसाइड दिखा देते हैं, तो ये सेम आ रहा है यहाँ पे। मैंने उसी को अगर इस टाइप से दिखाया जाए, दैट मीन्स से कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा यहाँ पे, s ऑर्बिटल। तो कार्बन के पास ये s या p नहीं रहा, ये कौन सा ऑर्बिटल यूज हो गया यहाँ पे है। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन, अगर बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाए कि CH4 में जो सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग जो इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, किस ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है ओवरलैपिंग में, 1s।
कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, यहाँ पे एक नोट भी लिखना था यहाँ पे कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। इस टाइप लिख लो, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स बाई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है किससे हो पाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पा रहा है। इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना sp3 आ रहा था, 4sp3, एक ये sp3, एक ये sp3, एक ये sp3 और एक ये sp3, तो 4 sp3 आ रहा है और 4sp3 चारों हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग के बाद ये एक्चुअल में CH4 का फॉर्मेशन हो रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आसान सा पार्ट है, sp3 आ गया, स्टेट नंबर 4 आ गया, बट उसके अगर इनसाइड जाकर के देखोगे इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में कैसे आता है, इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे यहाँ पे। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे NH3। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आसान सा NH3 में, कैसे काउंट करोगे? नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम आ रहा है वहां पे H H H और एक लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोकलाइज लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो या फिर एटम काउंट करो, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या आ जाता है इसमें sp3। सही है। अब देखना कि sp3 जो आता है वो आता कैसे यहाँ पे, एक इसको भी देख लेना था यहाँ पे कि जो NH3 में जो आता है इस केस में, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे देखना है 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे जो बॉक्स डायग्राम हम लोग देखेंगे इस केस में 2s और ये फिर क्या यहाँ पे है 2p। अब यहाँ पे आपकी देख, वॉइस वॉइस कट हो रहा है, आवाज अटक रहा है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अभी तो आ रहा है प्रॉपर आवाज? चलो ठीक है। अब देखना कि यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है 2s2 2p3। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे तो p में जो आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो पिछले लेक्चर में अगर देखोगे उसमें जो कुछ लास्ट पॉइंट हम लोग या सेकंड लास्ट पॉइंट था कि कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इस केस में यहाँ पे 2s फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इसका इंटरमिक्सिंग हो पाता है इस केस में। यहाँ पे जब इसका इंटरमिक्सिंग होता है इस केस में यहाँ पे ये क्या बन जाता है, एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा sp3। कितना sp3 बनेगा, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मीन्स 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट हो पाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड आ रहा था 4sp3 में से, ये सिग्मा बॉन्ड भी क्या था यहाँ पे, जितना भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किससे बनता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। लेकिन पाई बॉन्ड का एक पॉइंट और भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी पॉइंट को इसीलिए कंटिन्यू करके लिख सकते हो या अलग से लिख सकते हो। while pi bond is found by while pi bond is while pi bond is found by lateral overlapping of overlapping of pure atomic orbital। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर बोलने का मतलब क्या है, वो अनहाइब्रिडाइज है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज बोल सकते हैं यहाँ पे, अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा कैसे होता है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो, लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर प्योर ना बोल के इसको अनहाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है दैट वो प्योर ही है। तो दोनों वर्ड में से कोई भी रह सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट, इसको याद रखना था। इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो sp3 आ रहा है यहाँ पे,
इसमें फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करा और हाफ फील्ड भी। 4sp3 बन गया। 4sp3 में से एक ये sp3 से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक ये आ जाए और एक ये आ जाएगा। और जो लोन पेयर है ये भी किस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आ रहा है, यहाँ पे है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ये लोन पेयर भी रखा गया है। यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो फुल फील्ड है उसको एज इट इज यहाँ पे दिखा दिया गया एज ए लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आसान सा था, स्टेरिक नंबर से निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या आ रहा था इसमें 3, एक लोन पेयर दैट मीन स्टेरिक नंबर 4, तो स्टेरिक नंबर 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। बट ये चीजें भी देखना था यहाँ पर, इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों इन्वॉल्व हो रहा है इंटरमिक्सिंग में हाइब्रिडाइजेशन में। ये कुछ बेसिक्स हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, उसमें एग्जांपल डायरेक्ट ले लेते हैं जिसका कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सेंट्रल एटम का। यहाँ तक नोट कर लियो, कुछ एग्जांपल में अलग से ले लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें SF4। SF4 में जो सेंट्रल एटम सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सेकेंड में PCl5 में जो सेंट्रल एटम है फास्फोरस उसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हो यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी आ सकता है एग्जाम्पल यहाँ पे। XC F2 में सेंट्रल जेनोन जो आ रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हो यहाँ पे I3 माइनस में जो सेंट्रल आयोडीन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है इसमें ICl2 प्लस में जो सेंट्रल आयोडीन है उसका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे इस टाइप का जो भी आ रहा है अब स्टेरिक नंबर से सिंपली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे CH3 माइनस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे हम लोग केस में IF7 में सेंट्रल आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक करके। SF4 में से सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, sp3d। sp3d। सही है, इसमें कैसे सोचना है। अब यहाँ पे अब स्ट्रक्चर नहीं भी पता है, कितना सोचना शुरू करना था सर। सल्फर का लोन पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 6 में से 4 फ्लोरीन और फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स यहाँ से पता चल जाएगा ये F F F और ये F और एक लोन पेयर भी यहाँ पे बच गया, क्योंकि 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, दैट इज एक लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड स्टेट नंबर की हम लोग बात करें तो स्टेट नंबर में क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे 4, या 4 एटम, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये 5। और स्टेट नंबर जैसे 5 आ गया दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका sp3d। सिमिलरली PCl5 की बात करें यहाँ पे तो PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये भी सोच सकते थे यहाँ पे सिंपली फास्फोरस है सेंट्रल एटम। सही है बिल्कुल, ये भी क्या होगा सुंदर तरीके से। इसमें भी स्टेरिक नंबर से जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर इसका भी क्या है, इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या रहेगा यहाँ पे sp3d। अब देखने की PCl5 का जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे है तो थोड़ा हमें अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, इसका जो शेप आ रहा था या इस केस में ज्योमेट्री हम लोग बात करें वो क्या रहता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल का मतलब क्या था, ये कि ट्रायंगल बना रहा था और दो जो फ्लोइन है एक अपवर्ड एक्सियल पे और नीचे एक डाउनवर्ड एक्सियल पे है, इस टाइप से था। अब sp3d में ऑर्बिटल कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, इसमें ये सोचना है कि sp3d जब डिसोसिएट इसको दो पार्ट में लोग कर पाते हैं ब्रेक, और ये कैसे ब्रेक होता है यहाँ पे sp2 प्लस pd, एक ये भी याद रखना है यहाँ पे sp3d जो रहता है sp2 प्लस pd में ब्रेक करके लोग दिखा सकते हैं। sp2 का मतलब क्या था, sp2 का मतलब था कि ट्राइगोनल प्लेनर,
ये जो एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर, ये आ रहा है, और ट्रायगोनल प्लेनर में कौन कौन सा रहता है, एक एस, पी एक्स, पी वाई, और ये जो पी डी है यहाँ पे, इसमें डी कौन सा रहता है इस केस में, डी जेड स्क्वायर। मैंने अभी देखा था कि sp3d में डी कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, और इसके साथ जो p आ रहा है, तो डी के साथ वाला जो p है ये कौन सा p होगा फिर यहाँ पे, पी जेड। सही है, पी जेड, और ये डी जेड स्क्वायर। ये जो पी डी आ रहा है, ये जो एक्सियल वाला आ रहा है इसमें क्लोरीन, इसमें कौन सा ऑलरेडी इन्वॉल्व आ रहा होगा, ये पी जेड और डी जेड स्क्वायर, और ये sp2 तो है ही यहाँ पे। तो इस तरीके से भी इसको याद रखना है यहाँ पे, और ऊपर वाले में भी सेम केस देख सकते हैं हम लोग। अब इस केस में देखोगे कि sp2 और pd में तो जो एक्सियल वाला आ रहा है यहाँ पे, ये pz है और dz स्क्वायर है, तो s जो sp2 जो आ रहा है यहाँ पे बेसिकली, ये sp2 इसमें आ रहा था यहाँ पे बेसिकली, इस केस में sp2 आता है। चलो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि sp3d किस फॉर्म में ब्रेक होता है, तो sp2 और pd जो रहता है इसमें कौन सा pd रहता है, तो pz वाला, और ये d तो पता पहले से dz स्क्वायर वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं, H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3 सही है बिल्कुल। वो क्या रहेगा, sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है sp3 में, डायरेक्टली यहाँ पे कर पा रहे हैं हम लोग अब यहाँ पे। HCF2 की बात करें यहाँ पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d सही है सब लोगों के, वो क्या रहेगा sp3d। अब सोचना कैसा, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन स्टेरिक नंबर का कंसेप्ट पता है। तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाएगा, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर, दैट मीन्स स्टेरिक नंबर 5, और स्टेरिक नंबर 5 आ गया, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा उसका, sp3d। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। I3 में सेंट्रल आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, I3 माइनस में, sp3d यहाँ पे सोचना है इस केस में, तो I3 माइनस का यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस टाइप से आता है। तो I जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंट्रल आयोडीन पे है, सेंट्रल आयोडीन पे कितना लोन पेयर ये भी सोचना है। तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही है, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 7 में से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स 8 आ रहा, और उसमें से 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 लोन पेयर, दैट मीन्स 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी स्टेरिक नंबर 5, दैट मीन्स ये भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका। ICl2 में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 सही है, सही है, तो ये क्या होगा Cl। अब यहाँ पे देखना है कि आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, यहाँ पे बचा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, और 2 लोन पेयर बच गए यहाँ पे। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या हो जाता है इस केस में, sp3, सॉरी प्लस चार्ज भी रहेगा यहाँ पे, ICl2 प्लस। CH3 माइनस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब यहाँ पे सोचना था कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अब यहाँ पे कोई लोन पेयर है या नहीं है, तो ये सोचोगे अगर, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस केस में एक लोन पेयर भी होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया था यहाँ पे, यहाँ पे एक लोन पेयर भी रहेगा इस तरीके से, ये सोचना था यहाँ पे। IF7 में बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, आई क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, 7 वैलेंटॉन होता है और 7 क्लोरीन भी है, दैट मीन्स एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पे, इसका स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, 7 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर 7, और स्टेरिक नंबर 7 का मीनिंग क्या आता है, sp3d3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp3d3। ये तो कुछ नॉर्मल सा एग्जांपल देख रहे थे, अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि PCl5 है ये, तो PCl5 जो रहता है जब वेपर फेज में रहता है, यहाँ पे वेपर फेज में जब है ये, तो फिर ये PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यही PCl5 अगर सॉलिड फॉर्म में चला जाए,
यही PCl5 अगर सॉलिड फेज में चला जाता है यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा इस केस में? अब यहाँ पे है PCl5 सॉलिड फेज में जैसे जाता है वहां पे ये स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में, और ये जो स्प्लिट होता है यहाँ पे है, PCl3 नहीं PCl वो हम लोग कल अलग PCl6 और PCl4। कल मैंने वो सही है इक्विलिब्रियम जो कल दिखाया था वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा था, लेकिन जब ये सॉलिड फेज में जाता है ये क्या बनाता है? PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। तो सॉलिड फेज में ये है, तो ये सॉलिड फेज की बात कर रहे हैं, तो PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। और यहाँ पे बोला भी जाता है कि PCl5 का जो केटाइनिक फॉर्म है इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? केटाइनिक फॉर्म, और ये एनायनिक फॉर्म रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो PCl4 प्लस में जो फास्फोरस आ रहा है, तो पहले तो ये याद रखना है कि PCl5 सॉलिड फेज में कैसे ब्रेक होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। अब जिससे पता चल गया कि PCl4 प्लस केटायन बनना और ये एनायन, तो केटायन वाले में जो फास्फोरस आ रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और यहाँ पे जो फास्फोरस है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोनों में? इसका क्या रहेगा यहाँ पे? sp3। सोचना कैसे कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 में से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, बचा 4, और चारों का चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा क्लोरीन के साथ, sp3। और sp3 अगर आ रहा है PCl4 प्लस का, तो इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या आ जाएगा फिर? टेट्राहेड्रल। PCl6 माइनस, PCl6 माइनस की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। sp3d2। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फास्फोरस पे कोई लोन पेयर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। सही है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं रहेगा ये। अब सोचना कैसे है कि लोन पेयर है या नहीं है? यहाँ पे देखना है कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होता है, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट में 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया है, दैट मीन्स कोई भी लोन पेयर नहीं होगा यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज दिखाने का मीनिंग क्या है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वहां पे। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया जो कि यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे लोन पेयर होगा ही होगा, ये कोई कंपल्सरी नहीं है वहां पे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है यहाँ पे इस केस में? 6, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो PCl5 का जब सॉलिड फेज में जाता है तो एनायन और केटायन के फॉर्म में याद रखना है यहाँ पे, और इसका अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आ पाता है। sp2d, sp2d ऐसा कुछ रहता नहीं यहाँ पे स्पेसिफिक, ऐसा कोई एग्जांपल अलग से नहीं रहता है कि sp2d ऐसा कोई यहाँ पे जितना भी पढ़े होगा यहाँ पे sp3d जरूर आता है यहाँ पे है, बट sp2 का कोई एग्जाम sp2 जो भी हम लोग देखे थे अभी, क्वेश्चन ये आ रहा है सर sp2d होता है या नहीं होता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहता। अगर p3 पहले इन्वॉल्व हो गया तो sp2d नहीं होता है। ये क्या रहता है? जब इसको बोलते हैं हम लोग dsp2 बोलते हैं। इसका रीजन sp2d और dsp2 में डिफरेंस है। ये sp2d कभी नहीं बोलेंगे, जब भी होता है dsp2, और dsp2 का एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे वहां पे। बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देख पढ़े होंगे अगर यहाँ पे, हम लोग बाद में ही देखेंगे यहाँ पे pt NH3 ट्वाइस Cl2, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है इस टाइप का, तो वहां पे बन पाता है उस केस में। ये dsp2 मैंने अभी बताया था, वो कहाँ पे आता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहां पर हम लोग देखेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर स्टेट नंबर 4 आ रहा है तो हम लोग sp3 बोलेंगे, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाता है dsp2। sp2d नहीं बोलेंगे उसको कभी भी, d को हमेशा आगे रखते हुए dsp2। नेक्स्ट है यहाँ पे ये PCl5 को जब सॉलिड फेज में ले जा रहे थे तो इस तरीके से स्प्लिट होता था। नेक्स्ट है इसमें PbR5 हो, PbR5 ये भी जब वेपर फेज में अगर है यहाँ पे है तो वेपर फेज में दैट मीन्स ये PbR5 के फॉर्म में ही है ये, और PbR5 के फॉर्म में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये क्या रहेगा यहाँ पे? sp3d।
बट यही PBr5 अगर सॉलिड फेज में जाता है यहाँ पे, ये किस फॉर्म में स्प्लिट होता है? अभी कुछ लोगों को पता था कि PCl5 किसमें स्प्लिट होता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस सॉलिड फेज में। PBr5 जो ये कैसे ब्रेक होता है यहाँ पे? PBr4 और Br। सही है, PBr4 प्लस एंड Br माइनस। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि BR6 माइनस नहीं बना पाता ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है और फास्फोरस जो स्मॉलर एटम है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन बहुत ज्यादा स्मॉलर है ये, तो फास्फोरस के सराउंडिंग में 6 ब्रोमीन पॉसिबल नहीं हो पाता वहां पे। दैट मीन्स PBr6 एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता यहाँ पे। ये किस में आ जाता है, ब्रेक होगा PBr4 प्लस और Br माइनस, इस टाइप से ब्रेक हो पाता है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है हमेशा। ये क्या आ जाएगा इसमें, sp3। सिमिलरली Pi5 हो तो Pi5 जो होता है ये वेपर फेज में भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता यहाँ पे। ये क्या होता है यहाँ पे, वेपर फेज में भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। मेनली जो Pi5 है ये किस में एग्जिस्ट करता है, मेनली यहाँ पे सॉलिड फेज में ही आता है, और सॉलिड फेज में जब जाता है इस केस में किसमें स्प्लिट हो जाता है, Pi4 प्लस एंड I माइनस, PBr5 के जैसा ही। तो ये Pi5 जो होता है ये वेपर फेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये किसमें चला जाता है, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। और सॉलिड फेज में एग्जिस्ट Pi5 के फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके वो किसमें आ जाता है, Pi4 प्लस एंड I माइनस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। और बाकी अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ये कुछ अलग से पॉइंट्स आ रहा था, इसको यहाँ पे याद रखना था इस केस में। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं बताऊं, यहाँ पे है सी टाइप एक एग्जांपल और आता है कि ICl3। अब ICl3 जो रहता है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है बट एग्जिस्ट कर पाता है। बट ये भी अपना ज्यादा स्टेबल बनने के लिए क्या करता है, अपना डायमर बना लेता है। और जैसे ये डायमर बनाता है यहाँ पे, ये क्या बन जाता है इसमें, I2Cl6। और I2Cl6 जैसे बनता है यहाँ पे, I2Cl6 भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है सॉलिड फेज में। और ये कैसे स्प्लिट होता है यहाँ पे, ICl2 प्लस और ICl4 माइनस। अब यहाँ पे इसका भी हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अभी हम लोग देख चुके थे पीछे। तो ICl3 का डायमर क्या होता है, I2Cl6, और ये स्प्लिट किसमें होता है, ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस। इस टाइप से इसका याद रखना था यहाँ पे। और बाकी अब हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल सकते हो किसी का भी स्टेरिक नंबर से। ये कुछ बेसिक चीजें देख रहे थे यहाँ पे हम लोग। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और भी मैं लूँ यहाँ पे और उसको एक्सप्लेन करूँ अगर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ऑर्गेनिक का एग्जांपल लेते हैं हम लोग इस केस में, CH डबल बॉन्ड C H कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। सही है। ये क्या रहेगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया बट इसमें कुछ चीजें जो है जो सोचना है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखने कि sp2 आ रहा है, इस कार्बन के अराउंड sp2 का जब भी बन रहा होगा तो कितना sp2 बनेगा, देखना यहाँ पे कितना sp2 का मीनिंग क्या यहाँ पे है कि कार्बन का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस केस में। इसका अगर मैं बॉक्स डायग्राम डायरेक्टली अगर बताऊं यहाँ पे इस केस में 1 3 सही है। वो sp2 का मतलब क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2, एक s और दो p इंटरमिक्स हो रहा है, एक s और दो p अगर इंटरमिक्स हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। दैट मीन्स जब भी sp2 बनेगा तो 3 sp2 बनेगा। sp3 जब भी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है कितना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा होगा, 4। 4। सही है, बिल्कुल ये कैसे सोचना था, एक S और 3 P इंटरमिक्स हुआ होगा तभी sp3 बना होगा। दैट मीन्स 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हुआ होगा। यहाँ भी क्या रहेगा, sp2 इस कार्बन का और इस कार्बन का भी 3 sp2। अब जो ये 3 sp2 आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है,
सिग्मा बॉन्ड का, अभी मैंने पीछे पॉइंट लिखा हुआ था कि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इसमें से अगर एक को मान लिया जाए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये sp2 बन गया। अब जो पाई बॉन्ड बना होगा वो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा यहाँ पे, अनहाइब्रिडाइज, अनहाइब्रिडाइज, या इसको क्या बोलते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ये बना होगा। और ये कौन सा जो पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है कि इस कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल और इस कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल, दोनों कार्बन का जो 2p ऑर्बिटल है, तो ये जो पाई बॉन्ड बना होगा तो इस कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल और इस कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल, इसको लोग बोलते हैं, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं 2p पाई ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। जबकि ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस कार्बन के अराउंड, तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे, 2p पाई। इस तरीके से सोचना है यहाँ पर। अब देखने का पॉइंट ये भी है कि sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इसका ज्योमेट्री क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स क्या रहता है, प्लेनर होगा, ट्राइगोनल तो है, साथ में क्या होगा, प्लेनर होता है। तो ये भी प्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करेगा, ये भी प्लेनर। और sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो भी एटम कनेक्टेड होगा वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा वहां पे। ठीक है, नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे, एन एटम which is directly connected to which is directly connected to which is directly connected to an atom which is directly connected to sp2, स्टेप लिखना था, sp2 hybridized carbon lies in same plane। और इस पे एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया नीट में, अगर ऐसा एक क्वेश्चन हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन एक है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स लाई इन सेम प्लेन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 4 देखते हैं वहां पे जो भी आंसर, लाइज इन 4 हाउ मेनी कार्बन एटम्स लाइज इन सेम प्लेन, 4 सही है। 5 नहीं, अब क्या रहेगा यहाँ पे, पॉइंट क्या था, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और पॉइंट क्या है, वैसे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, बट फिर भी अगर sp2 कार्बन से अगर, ये तो प्लेनर है ही, ये भी प्लेनर है, और ये जो कार्बन एटम है ये भी डायरेक्टली इस sp2 कार्बन से कनेक्टेड है, और इससे अगर डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे है, ये कार्बन भी इसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन एटम जो सेम प्लेन में लाई करेगा वो क्या रहेगा, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो टोटल आंसर क्या आ जाता है इसका यहाँ पे 4। अब ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, ये फिर डिफरेंट प्लेन में आ जाएगा। यहाँ का भी हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हम लोग, हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में रहेगा, बट सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं, जो एटम यहाँ पे एन एटम, कौन सा एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है इस कार्बन से, और ये हाइड्रोजन भी, यहाँ पे ये 4 कार्बन एटम सेम प्लेन में लाई करेगा, लेकिन ये कार्बन फिर डिफरेंट प्लेन में लाई करता है यहाँ पे। एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसको एक याद रखना था यहाँ पे। एक क्वेश्चन इसी तरीके से एक और पूछा जाए यहाँ पे, इसको नोट कर लो पहले। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, इसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी कार्बन
हाउ मेनी कार्बन एटम्स अरेंज लिनियरली, अरेंज लिनियरली। इसमें सोच के बताओ इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे। इसमें अगर सोचोगे यहाँ पे, यहाँ पे देखना कि लिनियरली बोलने का मतलब क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp sp। चलो सही आ रहा आंसर कुछ लोगों के 4। ये क्या sp, और ये भी क्या है इसमें sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसका ज्योमेट्री क्या आ जाता है, लीनियर। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो क्या हो जाएगा, लीनियर। दैट मीन्स ये एक ही लाइन पे लाई करेगा। अब यहाँ भी सेम पॉइंट कि जो कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो भी सेम लाइन पे लाई करेगा। जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था इसको फिर से कॉपी कर सकते हो। एन एटम which is directly connected to sp hybridized carbon lies in same line, सेम लाइन पे लाई करेगा ये, क्योंकि ये लिनियरली आ रहा है, sp आ रहा है, ये सेम लाइन पे लाई करता है। यहाँ पे सुन के लिख भी लोगे, एन एटम which is directly connected to sp hybridized carbon लाइज इन सेम लाइन, सेम लाइन पे लाई करेगा वो। यहाँ पे ये जो कार्बन आ रहा है इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये जो कार्बन वो भी इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स वो क्या रहेगा, ओवरऑल ये जो आ रहा है यहाँ पे तो ये चारों कार्बन सेम लाइन पे लाई करेगा। इस कार्बन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये फिर डिफरेंट लाइन में रहेगा, डिफरेंट प्लेन में भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये 4 कार्बन एटम्स लिनियरली अरेंज रहेगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड लिनियरली, इसका आंसर क्या रहेगा, 4। बताओ कोई डाउट हो इसमें। सर ये दोनों सेंटेंस जो नोट है वो सिर्फ कार्बन के लिए वैलिड है? हाँ बिल्कुल कार्बन के लिए रहेगा यहाँ पे। मैंने जो पॉइंट में लिख रहा है ये किसके लिए, कार्बन के लिए रहता है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिखा भी था कनेक्टेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ये कार्बन के लिए के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो जब sp2 आ रहा है तो यहाँ पे प्लेनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाई इन सेम प्लेन, और जब sp आ जाता है तो वो लिनियर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे पूछा जाता है कि अरेंज लिनियरली, एक लाइन पे कितना कार्बन एटम अरेंज होगा, तो क्या रहेगा इसमें, 4। चलो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को यहाँ पे है। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। वो देख रहे हैं प्लेनर का फिगर देख रहे थे यहाँ पे, तो प्लेनर होने का एक कंडीशन और भी हम लोग देखें यहाँ पे। तो यहाँ तक तो नोट कर लिए होंगे सब लोग, आगे देखते हैं हम लोग फिर यहाँ पे। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो मॉलिक्यूल आ रहा है ये देखना कि प्लेनर मॉलिक्यूल है या नहीं है यहाँ पे। ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है ये चेक करना। CH2 C डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखना इस केस में ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज, और ये भी क्या रहा है sp2 हाइब्रिडाइज। और सब sp2 हाइब्रिडाइज अगर आ रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, प्लेनर आ पाएगा इस केस में। ओवरऑल जो रहता है यहाँ पे इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे तो ये क्या रहता है, ओवरऑल प्लेनर आ पाता है। तो हर एक एटम से अगर sp2 आ रहा है तो क्या रहेगा इसमें, प्लेनर। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। बेंजीन रिंग कैसा है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर, प्लेनर। सही है। ये भी क्या होगा, प्लेनर। क्यों प्लेनर, क्योंकि ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। दैट मींस ये भी क्या होगा, प्लेनर। ये क्या होगा, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। सही है। अब यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे।
यहाँ पे जो केस है ये कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा था, ये क्या था, कंजुगेटेड सिस्टम। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड जिसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्यूमुलेट। सही है, क्यूमुलेटेड सिस्टम। जब भी क्यूमुलेटेड है इसको एलियन सिस्टम भी बोल लिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन। इसके आगे जो भी रहता है तो उसको हम लोग एलियन सिस्टम भी बोलते हैं या फिर क्यूमुलेटेड सिस्टम। अब ये नॉन ओवरऑल ये क्या रहा था इसमें, जबकि ये sp2 sp आती है, प्लेनर होना चाहिए था, बट फिर भी क्या रहा था, ये नॉन प्लेनर। क्यों नॉन प्लेनर होता है, तो एक का मैं रीजन बता दूं यहाँ पे। ये जो sp2 आता है ओवरऑल, sp2 sp और sp2, ये बन कैसे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं नॉर्मली दिखा दूं, H H C C H और H, और यहाँ पे जो तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। ये क्या था, sp, और ये क्या रहा था फिर यहाँ पे sp2, तो ये तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया। और sp2 में जो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, sp2 में जो आ रहा होगा ये px और py ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा ओवर ये इंटरमिक्सिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये sp2 में px और py को अगर एज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये जो h और h आया होगा, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उसमें px py इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ये xy प्लेन में लाई कर रहा होगा ये h और h, क्योंकि ये px py ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से मिक्स होके बना हुआ है यहाँ पे xy प्लेन। अब यहाँ पे इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। जब यहाँ पे px py तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो बचा इस कार्बन का कौन सा, pz, ये pz ऑर्बिटल है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp, बीच वाले का। इसके पास दो p अभी भी बचा हुआ जो कि अनहाइब्रिडाइज है, तो दो p में से एक p जो होगा जो अनहाइब्रिडाइज है वो क्या रहना होगा इसमें, अगर ये pz है तो इसको भी pz होना पड़ेगा, तभी ये ओवरलैपिंग कर पाएगा इसके साथ, और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अब sp जो आ रहा है यहाँ पे, sp में से कोई तो pz तो यहाँ पे आ गया, px py में से कोई एक रहा होगा, तो मान लेते हैं कि px या py जिसको भी मान लो, हम लोग px मान लेते हैं यहाँ पे। इसका कौन सा ऑर्बिटल बच गया यहाँ पे, py, तो px हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम जो कार्बन आ रहा था यहाँ पे बीच वाले कार्बन का, px हाइब्रिडाइजेशन में pz इसके साथ ओवरलैपिंग में बच गया py। अब अगर ये py है, इस कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल होना पड़ेगा ओवरलैपिंग के लिए, py, सेम ऑर्बिटल रहना चाहिए यहाँ पे ओवरलैपिंग में, तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। ये py का ओवरलैपिंग हो गया। अब जब इस कार्बन का py ओवरलैपिंग में चला गया, इस sp2 में बचा कौन सा जो दो p रहेगा, तो कौन सा दो p रहेगा यहाँ पे, px और pz, क्योंकि py तो ऑलरेडी चला गया ओवरलैपिंग में, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा p रहा होगा यहाँ पे, px और pz, और px और pz अगर हाइब्रिडाइजेशन में गया है, दैट मीन्स ये जो h और h जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बन रहा होगा सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा ऑर्बिटल आ रहा होगा, ये px pz, दैट मीन्स ये xz प्लेन में आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो दोनों h और h है, ये किस प्लेन में हम लोग स्टार्टिंग में मान के चले थे, xy प्लेन, लेकिन ये जो h और h है वो किस प्लेन में आ गया, xz प्लेन में आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये ओवरऑल ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। यहाँ पे इसका एक कंक्लूजन भी देखना था कि इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, वो क्या रहता है, नॉन प्लेनर। और इसी सिमिलर तरीके से अगर सोचोगे इस एग्जांपल को भी, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या रहेगा, प्लेनर या नॉन प्लेनर, प्लेनर। सही है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, प्लेनर। अब ये प्लेनर कैसे होता है, तो इसी तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे, यहाँ पर XY प्लेन मान के चलोगे H और H, तो फाइनली इधर का भी जो H है वो XY प्लेन में ही आ जाता है, तो ओवरऑल वो क्या हो जाता है, प्लेनर। मैं सिर्फ कंक्लूजन लिख देता हूँ यहाँ पे है
यहाँ पे 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड और ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो ये क्या रहा था ओवरऑल यहाँ पे प्लेनर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक याद रखना था, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी काम आता है, जितना क्लास में कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, उसको हम लोग देखें वहां पे। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ इस केस में SO2 और SO3 का। अब यहाँ पे देखना है कि SO2 में जो सल्फर आ रहा है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा SO2 में, बस ये बताना है। सोचो, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन SO2 में sp2 sp2 सही है, वो क्या रहेगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन तो निकल गया। अब इसका कुछ बॉन्डिंग डिस्कस करना है, यहाँ पे एक हेडिंग छोटा सा डाल भी सकते हो, डिस्कस द बॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। डिस्कस द बॉन्डिंग ऑफ, चैप्टर का नाम ही केमिकल बॉन्डिंग, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल अभी देखेंगे 3 4, उसका बॉन्डिंग डिस्कस करना है। डिस्कस द बॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है SO2। यहाँ पे देखना है कि sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब देखना है कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर देखना है sp2। अब 2 पाई बॉन्ड भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यहाँ पे सोचना है कि सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे है 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। मैं इसका अगर कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे है नियॉन, नियॉन 3s2 3p4। ये क्या रहा था यहाँ पे। अब इसका भी जो बॉन्डिंग होगा इस केस में यहाँ पे, ये क्या होगा इस केस में यहाँ पे 3s2 3p4 में 1 2। अब यहाँ पे पूछा जाए इसको 1 2 3 कि SO2 का जो बॉन्डिंग हो रहा है वो किस स्टेट में हो रहा है, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे एक ये भी था, और इसके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड है, बॉन्ड कितना बनाना है इसको, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाना है यहाँ पे। दैट मीन्स का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इस केस में यहाँ पे, ये इसमें शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ये S वाला था 3s 3p। ध्यान से देखो, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, इस टाइप का पूछा जा सकता है फिर से। अब यहाँ पे जो रहेगा 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कई बार बताया कि इसमें शिफ्टिंग यहाँ पे करा के ही हम लोग ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में चेक कर सकते हैं। तो बॉन्ड कितना बनाना है, 4 बॉन्ड। तो जितना बॉन्ड बना रहा है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो 4 बॉन्ड बना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो 4 बॉन्ड बना पाएगा। तो 4 अनपेयर्ड का मिलता है इसको एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड मिल पाता है। अब देखना यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था वो क्या हाइब्रिडाइजेशन था, sp2। एक s और 2 p हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, एक p बच गया और एक d बच गया। जो अनहाइब्रिडाइज है उसी से तो क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड है इस केस में यहाँ पे, अब देखना कि ये दोनों पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पी पाई पी। सही है, देखना यहाँ पे एक ही पी है, तो सल्फर के पास तो एक ही पी है जो कि बचा हुआ है अभी, और ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है। ऑक्सीजन के पास जब भी होगा तो वो क्या रहेगा, पी ऑर्बिटल ही। तो ऑक्सीजन का तो हमेशा पी ऑर्बिटल यूज होगा, लेकिन सल्फर का एक पी बचा हुआ, और ये पी कौन सा था, 3p वाला।
एक जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का 2p पाई 2p ऑर्बिटल और सल्फर का 3p ऑर्बिटल से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको 2p पाई 3p पाई बोलते हैं, या सिंपली p पाई बोल पाते हैं हम लोग यहाँ पे। पी पाई एक पाई बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा हो वो किससे होगा, पी पाई दैट मीन्स 2p पाई 3p पाई के ओवरलैपिंग से बन रहा होगा। अब तो इसके पास p बचा ही नहीं, 2p हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, एक p कहाँ पे चला गया, इसमें ओवरलैपिंग में एक पाई बॉन्ड बनाने में चला गया इसका एक p। अब जो एक पाई बॉन्ड बन रहा था यहाँ पे, ये एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा यहाँ पे है। अब इसका जो d में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और ये d कौन सा था, 3d। तो ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है यहाँ पे, 3d। तो 2p पाई 3d पाई, या फिर इसको सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग, p पाई d पाई। तो SO2 में p पाई बॉन्ड कितना है, तो एक p पाई बॉन्ड और एक p पाई d पाई बॉन्ड। इसमें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। SO2 में ध्यान से देखना है, लेकिन SO2 में अगर इसका बॉन्डिंग डिस्कस करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है इसका। हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेंट्रल एटम का, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी sp2 आ रहा है तो कितना sp2 बन रहा होगा, सोच के बताओ, जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो कितना sp2 बनेगा, सही है 3sp2। तो ये जो 3sp2 आ रहा है, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, एक s और 2p, तो 3 में से एक जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा यहाँ पे, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, और एक जो लोन पेयर है वो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ही रखा गया यहाँ पे, उसी में रहता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ही लोन पेयर आता है। तो 3sp2 में एक sp2 से ये सिग्मा बॉन्ड, एक sp2 से ये सिग्मा बॉन्ड और एक में लोन पेयर है। बच गया यहाँ पे अब एक p बच गया अनहाइब्रिडाइज और एक d बच गया अनहाइब्रिडाइज। दैट मीन्स एक जो पाई बॉन्ड होगा वो किससे बन रहा होगा, सल्फर का भी p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल रहता है, दैट मीन्स p पाई p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स p पाई बोल रहे हैं। और यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल से, 2p पाई 3d पाई, यहाँ पे सिंपली p पाई d पाई बॉन्डिंग बोलते हैं यहाँ पे। तो एक p पाई और एक p पाई d पाई बॉन्ड रह पाता है इस केस में। और इसको सोचते कैसे यहाँ पे, तो सोचने का तरीका मैंने यहाँ पे बता रखा है। सिमिलरली कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, और डाउट अगर नहीं है एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ यहाँ पे। इसको इरेज इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इस केस में इसी के जैसा एक और एग्जांपल है, SO3। अब SO3 में देखना है कि p पाई बॉन्ड कितना है और p पाई d पाई बॉन्ड कितना बनता है यहाँ पे, सोच के बताना यहाँ पे। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, सोचने का तरीका क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें सोचने का तरीका है कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर भी, sp2 सही है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp2। अब क्या होता है यहाँ पे, टोटल बॉन्ड कितना बना रहा है यहाँ पे, सही है आंसर वैसे सही है, 3 देखते sigma हैं 3 pi। सही है। इसमें 3 सिग्मा 3 पाई दैट मीन 6 बॉन्ड, और 6 बॉन्ड अगर आ रहा है दैट मीन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर का जो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे वो 4 ही अनपेयर्ड था। अब इसका जो 3s में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अगर एक्साइटेड स्टेट में अगर इसमें शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, मैं यहीं पे अगर दिखा दूं इस केस में यहाँ पे, अब 3s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3p में भी क्या रहेगा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल, और इसका जब एक 3s का अनपेयर्ड होने के लिए 3d में आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4,
1 2, तो टोटल कितना आ गया इस केस में यहाँ पे 6 अनपेड मिल गया, दैट मीन्स ये 6 बॉन्ड बना पाएगा इस केस में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या था इसका, sp2 ही था, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 ही है दैट मीन्स एक p एक s और 2 p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ होगा, और ये sp2 बना होगा। कितना sp2 बना होगा 3sp2, और जब 3sp2 आ रहा है और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग कर पाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा यहाँ पे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पा रहा है। अब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड भी है, तो 3 पाई बॉन्ड में से लेकिन p ऑर्बिटल, सल्फर के पास p ऑर्बिटल कितना बचा हुआ, एक ही, तो एक ही p ऑर्बिटल यूज होगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो अगर इसको हम मानते हैं यहाँ पे ये जो और एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे, एक जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो तो एक जो p ऑर्बिटल बचा हुआ था, तो सल्फर का भी p और ऑक्सीजन का तो हमेशा p यूज होता है, तो ये p पाई। लेकिन अब जो 2 पाई बॉन्ड है, अब सल्फर का जो 2 पाई बॉन्ड है वो किससे बन रहा होगा, p में तो कोई बचा नहीं, दैट मीन्स d में ही 2 ऑर्बिटल है। तो इससे भी क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में d ऑर्बिटल, और दूसरे एक जो और पाई बॉन्ड बच गया वहां पे d ऑर्बिटल, दैट मीन्स अब क्या होगा, ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल और सल्फर का p पाई d ऑर्बिटल, दैट मीन्स p पाई d पाई, और ये भी किससे आ रहा होगा यहाँ पे p पाई d पाई। यहाँ पे SO3 में एक p पाई पाई बॉन्ड और 2 p पाई d पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। आई होप ये दोनों एग्जांपल से कैसे सोचना है p पाई d पाई कितना है, तो वो कुछ क्लियर हुआ होगा यहाँ पे है, किस तरीके से सोचना है कि इसमें p पाई और d पाई बॉन्ड कितना आ रहा है वहां पे। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे है, जैसे कि आ रहा है यहाँ पे ClO4 माइनस, ClO4 माइनस में p पाई d पाई बॉन्ड कितना होगा और p पाई बॉन्ड कितना होगा, सोच के बताओ। ClO4 माइनस पर क्लोरेट आयन है, सोचने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे देखना कि क्लोरीन है ये, चलो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ उसके बाद सोच सकते हो यहाँ पे ClO4 माइनस, तो ClO4 माइनस में सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन, और ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और एक जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज रखेगा यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन एटम पे, नेगेटिव चार्ज। वैसे भी क्लोरीन का घनत्व क्या होता है 7, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे। अब सोच के बताना है कि इसमें p पाई कितना और p पाई d पाई बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, सोचो कुछ इसमें। सोचने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे, इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3, कोई लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा था यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा था। स्टेरिक नंबर का रूल क्या था, तो जो स्टेरिक नंबर आ रहा था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड क्या आ रहा है यहाँ पे 4, कोई लोन पेयर नहीं तो sp3, तो sp3 4 sp3 बना होगा, और 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर आ रहा है उसी से 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आ रहा होगा। अब क्लोरीन की बात करें अगर हम लोग, तो क्लोरीन का जब मैं बॉक्स डायग्राम अगर ड्रॉ करूं डायरेक्टली यहाँ पे, टोटल बॉन्ड कितना बना रहा है क्लोरीन, सोचो वहां पे 7, 7 दैट मीन्स 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा वहां पे, और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब मिलता है, स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में इसका कन्फिगरेशन क्या होता है यहाँ पे, नियॉन 3s2 3p5, दैट मीन्स ये क्या होगा, इस टाइप का कुछ आ रहा होगा 1 2 3 4, इस टाइप से रहा होगा। बट इसी को अगर हम लोग यहाँ पे 1 p5 2 p5 d5 नहीं देख लोगे यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होता है इस केस में
कि यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन बॉन्ड कितना बना रहा है यहाँ पे, 7 बॉन्ड बना रहा है, टोटल सिग्मा और पाई। सही है, इसमें 3 p पाई d पाई, इसमें जितना भी रहता है सब 3p पाई d पाई बनता है। ध्यान से देख लो ये कैसे आ रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी एक ही अनपेयर्ड है, तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा, बॉन्ड बनाना है इसको 7, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका शिफ्ट होता है यहाँ पे है तो 3 अनपेयर्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भी अगर शिफ्ट हो जाएगा तो 5 अनपेयर्ड, और 3s का इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाता है तो टोटल फिर क्या हो पाता है यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन मिल पाता है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे सोचना था इस केस में, ये भी अनपेयर्ड हो जाए, ये भी अनपेयर्ड, तो यहाँ पे 3 एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये यहाँ पे आ पाएगा। अब जो भी पेयर्ड था सब अनपेयर्ड हो गया यहाँ पे, और टोटल अनपेयर्ड कितना मिल गया, 7। अब ये 7 बॉन्ड बना पाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था इसका, sp3, और जब sp3 आएगा दैट मीन्स एक s और 3p तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया इसका, और एक s और 3p हाइब्रिडाइजेशन में अगर इन्वॉल्व हो गया, ये तो sp3 बन गया 4sp3। कोई भी p नहीं बचा क्लोरीन का जो कि पाई बॉन्ड बनाए, क्योंकि जब हाइब्रिडाइज हो गया ये तीनों p, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से हमेशा किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। तो अब जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ d ऑर्बिटल, क्योंकि d ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है। अब जो 3 पाई बॉन्ड है, तीनों पाई बॉन्ड जो बन रहा होगा, तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, d ऑर्बिटल ही यूज हो रहा होगा क्लोरीन का यहाँ पे। और क्लोरीन का अगर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है इस केस में यहाँ पे है, दैट मीन्स इसको लोग बोल पाएंगे यहाँ पे क्लोरीन को, ये जो क्लोरीन आ रहा है तीनों पाई बॉन्ड में एक साथ अगर दिखा दो यहाँ पे, ये भी पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है, ये कैसे बना हो, तो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और क्लोरीन का d ऑर्बिटल, तो p पाई d पाई, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड क्या है, p पाई d पाई। तो p पाई बॉन्ड अगर पूछा जाए तो वो क्या है इसमें 0, p पाई d पाई बॉन्ड कितना है 3। सोचना कैसे है, मैंने अब 2-3 एग्जांपल लिए तो कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है, फिर इस टाइप से देखना है कि वहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से एक्साइटेड स्टेट में मैंने तीन केस में करके बताया यहाँ पे। तो अगर जितना हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया वो तो इन्वॉल्व हो ही गया, अगर पी बचा हुआ है तो पी अगर बचा हुआ है तो वो पहले इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्ड बनाने में। पी ऑर्बिटल नहीं है दैट मीन्स वो डी में जो इलेक्ट्रॉन है वही इन्वॉल्व हो रहा होगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। इस तरीके से सोचना है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीजें देख रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए कुछ फास्फोरस का जितना भी है, H3PO2, H3PO3, फास्फोरस का कुछ कंपाउंड्स है, सल्फर का कुछ कंपाउंड्स है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कुछ और भी डिफरेंट टाइप का आता है, जैसे कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, P4O6, P4O10, ये सारा एग्जाम्पल जो रहेगा मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो आज के लेक्चर में कोई डाउट हो, हाँ बताओ। सर ये क्लोरीन ClO4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है ना? बिल्कुल, ये क्या होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। ये क्या रहा है यहाँ पे, इसका जो ClO4 माइनस का बॉन्डिंग हो रहा है वो किस स्टेट में हो रहा है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे। ये भी सोच सकते हो ऐसा क्वेश्चन रहे तो। यहाँ पे मुझे सोचना है कि बॉन्ड कितना बना रहा है, तो 7 बॉन्ड बना रहा है, तो जितना बॉन्ड बना रहा है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो जिस एक्साइटेड स्टेट में भी मिले, थर्ड में मिले, फोर्थ में मिले, उतना हम लोग एक्साइटेड स्टेट में जा पाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक ही जा सकता है। तो यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 अनपेयर्ड मिल पाता है, दैट मीन 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर पा रहा है यहाँ पे। इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। चलो और भी कोई डाउट हो आज के लेक्चर में उसको। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज का जो भी एग्जांपल होगा वो नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे उसको। एक लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन का जो भी मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज वाला पार्ट है उसमें देखेंगे।
फिर हम लोग फिर आ जाएंगे वहाँ पे एक बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट है, तो बॉन्ड एंगल, बैक बॉन्डिंग, फिर छोटे छोटे टॉपिक रहेगा, तो फिर बहुत जल्दी हम लोग कवर कर पाएंगे। एक एमओटी जरूर बड़ा टॉपिक रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको फिर हम लोग देखेंगे। बट बॉन्डिंग का क्वेश्चन करते जाओगे साथ में, यहाँ पैसा नहीं कि एक बार पूरा हो जाए, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ये अभी और भी कुछ दिन चलेगा, 5-7 लेक्चर तो और लगना ही कम से कम इसमें, तो हम लोग देखेंगे आगे। चलो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करते हैं मल्टी स्पेसिस का।